वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले बिहार का नामकरण कैसे हुआ उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बिहार जो शब्द है, बिहार, यह बिहार शब्द सबसे पहले जो यहाँ बौद्ध भिक्षु बहुत आते थे। अब बौद्ध भिक्षु यहाँ आते थे और उनके जो स्थान था, मठ था जिसमें निवास करते थे, उसको बिहार बोला जाता था और उसी के कारण यहाँ का नाम बिहार पड़ा। और प्रथम जानकारी इसका जो है शतपथ ब्राह्मण में मिला है। इसकी पहली बार जानकारी बिहार का सबसे पहली बार जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिला है। यह यजुर्वेद का ग्रंथ है, यजुर्वेद का ग्रंथ। यह क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 13वीं सदी में एक पुस्तक मिनहाज सिराज का है, उसका नाम है तबकात ए नासिरी। इसी पुस्तक जो यह पुस्तक है 13वीं सदी में प्रकाशित हुआ था और इसी में बिहार का पहली बार उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? बिहार का पहली बार उल्लेख यही तबकात ए नासिरी पुस्तक में मिलता है। उसके बाद 13वीं सदी में ही आ गई, 13वीं से 14वीं सदी के आसपास में एक और पुस्तक निकला है, ये बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स जो था, इसका जो संपादक थे महेश नारायण थे। यह एक कवि थे और एक समाज कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने प्रकाशन किया, इनको सहयोग सच्चिदानंद जी ने किए हैं। और उसके बाद एक और पुस्तक ये निकाले, सेपरेशन ऑफ बिहार एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये जो है, जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाने लगा, उस समय बोले कि बंगाल का विभाजन से अच्छा है कि बिहार को अलग कर दिया जाए। बिहार को अलग मांगने की इसी पुस्तक से मांग किया जाने लगा। इसका लेखक हो गए महेश नारायण एवं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जब बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, तो जगह जगह पर इसका विरोध होने लगा। जहाँ तहाँ विरोध होने लगा कि बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। तो फिर इसी के विरोध को और बढ़ाने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया और उसके बाद बंगाल विभाजन को फिर भी नहीं रुका, बंगाल विभाजन होकर ही रहा। उसके बाद फिर बंगाल विभाजन का प्रभाव जब आने लगा हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और 16 अक्टूबर इसी दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया और अभी तक पूरे बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल को 2 भागों में किस तरह से विभाजित किया गया वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ये 2 भागों में बंगाल को विभाजित किया गया। पूर्व यानी पूर्वी बंगाल में कौन कौन आ रहा था? बांग्लादेश, वो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। और उसके बाद पश्चिमी बंगाल में और असम भी इसमें पड़ता था। कौन? असम। और पश्चिम बंगाल में आज का बिहार, उड़ीसा, जो अभी झारखंड 2000 के आसपास में झारखंड, इसमें बंगाल भी था। ये सब पश्चिम बंगाल में आता था, पश्चिमी बंगाल में, और ये पूर्वी बंगाल में आता था।
कि इसमें जो स्वदेशी आंदोलन का नारा था वह क्या था कि बंगाल एक है, एक है, और वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। उसके बाद बंगाल का विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल विभाजन ये तीनों नारा दिया गया। जब बंगाल विभाजन का विरोध बढ़ गया तो उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। क्या? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसके बाद इसमें जॉर्ज पंचम और रानी मेरी रानी है, रानी मेरी को मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया। और इसमें जो घोषणा किया गया वो घोषणा, पहला घोषणा तो एक किया गया। पहला घोषणा ये किया गया कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द। बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा, बिहार को अलग। बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया। और क्या पॉइंट बनाया गया? भारत की कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कर दिया गया। उसके बाद और क्या? बंगला भाषी के लिए बंगाल बना दिया गया। अब हम लोग आगे की ओर, अब बिहार की स्थापना की ओर चलते हैं कि बिहार की स्थापना जो है वह कब हुआ। तो सबसे पहले यह तो घोषणा तो हो गया था कि बिहार अलग राज्य बनेगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अब अधिसूचना जो जारी हुआ बिहार के लिए, अधिसूचना जारी हुआ जो 22 मार्च 1912 अधिसूचना जारी हुआ। और यह जो पूर्ण रूपेण से बिहार का गठन, स्थापना, बिहार का स्थापना जो हुआ 1 अप्रैल 1912 को हुआ। और इस बिहार में कौन कौन रह गया? बिहार हो गया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये तीनों जो स्टेट है ये तीनों बिहार प्रांत में आ गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ और झारखंड कब अलग हुआ ये देखते हैं। बिहार से उड़ीसा अलग। बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ वह 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और झारखंड
बिहार से झारखंड अलग जो हुआ वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, जिसमें से बिहार और झारखंड को कितना परसेंट जमीन मिला ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार को 54% मिला। 54% क्या मिला? क्षेत्रफल। बिहार को क्षेत्रफल ही मिला, क्षेत्रफल। और झारखंड को कितना क्षेत्रफल मिला? झारखंड को कितना बचा? 46। तो 46% किसको मिला? क्षेत्रफल। ये झारखंड को मिला। झारखंड को कितना मिला? 46% और इसको 54%। जब बिहार अलग हुआ तो उस समय बिहार को जिला था, बिहार का कुल जिला 37 था। बिहार जब झारखंड से अलग हुआ उस समय 37 जिला था। वर्तमान में एक जिला और जुट गया, उसका नाम क्या है? अरवल। अरवल जिला लास्ट में बना, अरवल। यह कब? 2000 के आसपास में बना। ठीक है। उस समय झारखंड का कुल जिला कितना था? 18। वर्तमान 24 जिला है। 24 जिला है। झारखंड में कितना जिला है? कुल 24 जिला है। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रमंडल में चलते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अब कौन सा प्रमंडल कहाँ है? तो सबसे पहले ये जो हमारा पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र है, ये तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, ये तिरहुत प्रमंडल है। उसके बाद दरभंगा, कौन सा है? दरभंगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोसी और उसके बाद पूर्णिया, सारण हो गया। उसके बाद इसके नीचे हम लोग आते हैं तो पटना। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं तो मगध। उसके बाद और आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या पड़ेगा? मुंगेर। और आगे बढ़ेंगे तो भागलपुर। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल 9 प्रमंडल हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें ये देखना है कि हमको याद कैसे करना है। तो इसका एकदम शॉर्ट फार्मूला है। यहाँ से यदि हम लोग चालू करते हैं यहाँ से, तो एकदम आसानी से हम लोग को याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पहले इतना को याद करेंगे। तो ये यहाँ से यस हो गया, टी डी, एस टी डी, और उसके बाद के पी। यानी कि इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है कि एस टी डी के पी, यानी कि सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। हमारा ये यदि 5 को याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? पीएम साहब, पीएम और एम भी, क्या करेंगे? पीएम एम भी। ये हमारा नीचे का भी 4 पार्ट तैयार हो गया। यानी कि हमें एकदम कंसेप्ट में बैठा लेना है। ट्रिक कुछ नहीं है, सबसे पहले दिमाग में हमको बैठाना है कि हमको तैयारी कैसे करना है। ट्रिक तो एकदम आसान है, फिर बाद में हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बहुत आसानी से आप याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले याद तब रहेगा जब हमारा दिमाग में बैठेगा। जब कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, एक बार लॉन्ग देख लीजिएगा, उसके बाद शॉर्टकट इतना बढ़िया से समझिएगा। जब बता देंगे शॉर्टकट ट्रिक तो एक बार में सारा याद हो जाएगा। इसलिए पहले आप लॉन्ग कट में देखिए, हर एक चीज शॉर्टकट से नहीं मिलता है। पहले लॉन्ग कट की ओर चलिए, उसके बाद शॉर्टकट की ओर चलिएगा। जब हमको चलने के लिए खुद आएगा तो आप खुद ही शॉर्टकट ट्रिक बनाएगा। ट्रिक कोई हम लोग मतलब क्या सीख के आए हैं? हम लोग जो आदमी पढ़ता है वो खुद से ट्रिक बना लेता है। ट्रिक कुछ नहीं है। हम लोग मिट्टी की ओर चलते हैं। बिहार में मिट्टी किधर किधर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। और पहले आसानी से मैप पे देख लेंगे और बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले ऊपर ये जो है ये
हमारा बिहार के ऊपर क्या है, पर्वत है, हिमालय का क्षेत्र है। तो ये जो मिट्टी इधर पाया जाएगा, ये सब में यहाँ पे ये कौन सी मिट्टी पाया जाएगा, तो पर्वतीय मिट्टी, पर्वत मिट्टी पाया जाएगा, पर्वत मिट्टी। उसके नीचे जब आएंगे तो तराई मिट्टी, क्या हिमालय का तराई क्षेत्र है, तराई मिट्टी। और उसके जब नीचे आएंगे तो उधर कोसी के क्षेत्र में बाढ़ वगैरह वगैरह बहुत आता है। अब बाढ़ जहाँ पर आएगा पानी में परिवर्तन होगा, अब पानी में परिवर्तन होगा तो मिट्टी अधिक उपजाऊ होगा, तो इसीलिए अधिक उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो खादर मिट्टी पाए। तो अब जब खादर से आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो बलसुंदरी मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। उसके बाद जब इससे भी आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं तो कौन सा मिट्टी मिलेगा, टाल क्षेत्र पड़ेगा, टाल। तो टाल मिट्टी ये भी उपजाऊ मिट्टी होता है, यहाँ भी बाढ़ बहुत आता है, तो टाल मिट्टी। और जब इसके अब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यही बांगर मिट्टी होगा, बांगर। अब खादर और बांगर के बारे में भी हम लोग जानते होंगे कि जो अधिक उपजाऊ रहेगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं, बांगर मिट्टी। और जब हम इससे भी और आगे नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इस क्षेत्र में है तो लाल मिट्टी। और इससे भी आगे की ओर तो ये सब जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र है, क्या है, पठार है। ये जो है पठारी मिट्टी यानी कि पत्थर मिट्टी, लाल पीली मिट्टी भी इसको कह सकते हैं, लाल पीली मिट्टी। अब हमारा ये जो भाग है गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है। और इधर से हमारा अधिक नदियां जो गंगा में मिलती है वो ऊपर से आती है, तो इधर से जो गंगा में मिलती है वो हम गंगा नदी को अधिक पानी देती है। और ये जो एरिया है ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है, तो इधर जो उपजाऊ ज़्यादा है, तो ये जो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे पाया गया पर्वतीय मिट्टी, इसके नीचे आएंगे तो तराई मिट्टी, इसके नीचे आएंगे तो ये बाढ़ का एरिया ज़्यादा है तो खादर मिट्टी, यहाँ पे बरसुंदरी मिट्टी, टाल मिट्टी। इसी के मोकामा उकामा का क्षेत्र जो है पूरा टाल का क्षेत्र है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो इधर जो बाढ़ का एरिया कम है, तो इसीलिए पुराना हो गया है मिट्टी। खादर तो था लेकिन अब पुरानी हो गई है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया। उसके नीचे अब औरंगाबाद वगैरह वगैरह के क्षेत्र में, नवादा के आसपास में बढ़िएगा तो इधर पर्वतीय क्षेत्र आने लगता है, तो लाल मिट्टी और उसके बाद पत्थर मिट्टी पाया जाता है। इधर पत्थर मिट्टी जो रोहतास वगैरह वगैरह का जो एरिया है वहाँ मक्का उक्का का, मोटे अनाज का जो है खेती अधिक होती है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बिहार में गंगा कितनी लंबाई है यह हम लोग देखेंगे। बिहार में गंगा बिहार में तो हम लोग देखेंगे कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी, इसकी कुल लंबाई बिहार में जो है 445 किलोमीटर है। क्या है, 445 किलोमीटर है। यह इन कहाँ से करती है, बक्सर से, बक्सर के चौसा से। और आउट कहाँ से होती है, कटिहार से, कटिहार। तो हम आउट और इन देख लिए। अब सबसे पहले गंगा की जो सहायक नदी है, जो सबसे पहले यहाँ से आकर मिलती है, यह यूपी की तरफ से आती है, वह नदी कौन सी है, तो घाघरा, घाघरा नदी। इसका नाम सरयू भी है, सरयू नदी, सरयू नदी। अब हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ेंगे तो कौन सा नदी मिलेगा, गंडक। कौन मिलेगा, गंडक। और इसके फिर आगे बढ़ेंगे तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। अब हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा,
बागमती, बागमती, उसके बाद कमला, कमला, और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कोसी और महानंदा। तो हमारा ऊपर का सेक्शन हम पूरा कर लिए। बिहार में जो गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है, सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अब हम लोग आते हैं कि नीचे के सेक्शन से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है गंगा में। अब ये जो है हमारा दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी, सबसे पहले कौन मिलती है तो कर्मनाशा, कर्मनाशा, कर्म, यानी कि इसमें जो व्यक्ति नहाता कहता है उसका कर्म नाश हो जाता है, इसीलिए इसमें बहुत कम आदमी नहाता है, ये कर्मनाशा। तो हमको याद रखना है, सबसे पहले शुरुआत कर्मनाशे से हो गया, कर्म को नाश करने वाला। उसके बाद सोन, सोन, सोन नदी। उसके बाद जाएंगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, और जब इसके आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, फल्गु, फल्गु के और आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा मिल जाता है क्यूल, और क्यूल से और आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा नदी मिल जाता है अजय, अजय नदी। तो हमारा नीचे का सेक्शन हम लोग पूरा कर लिए। अब ये भी हमारा बहुत आसानी याद करना है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक तो एक बार हो गया। घाघरा, घाघरा को सबसे पहले घाघरा को ही याद रखेंगे, शुरुआती घाघरा से हुआ, घाघरा पहन करके। और उसके बाद गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती, बाग में कमल, बागमती, कमला, और उसके बाद कोसी और महानंदा। घाघरा और महानंदा दोनों साइड में अच्छा अच्छा नदी है, इसको याद रखना है। बस 2 बार 3 बार आप लोग रिपीट में बोल भी दीजिएगा तो याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार कॉपी पर लिख दीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। और उसके बाद जब नीचे की ओर आते हैं तो सबसे पहले तो कर्मे को नाश करने वाला शुरू हो गया, कर्मनाशा। उसके बाद सोन, सोन नदी, उसके ये जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है सोन। उसके बाद पुनपुन, ये पुनपुन और फल्गु ये दो फेमस नदी है, और ये पुनपुन जो है फतुहा के पास जाकर मिलती है। तो नदी में जो है, जो पिंडदान के, पिंडदान होता है, पिंडदान होता है। तो धार्मिक दृष्टि से ये 2 ही नदी ऐसे है जो कि पिंडदान के लिए फेमस है, पुनपुन और फल्गु। ये इसको पहले नाम निरंजना होता है, निरंजना, पहले नाम इसका क्या था, निरंजना। लेकिन एक और आगे निरंजना के नाम से आती है, और गया में के आसपास में एक और नदी से मिलती है, तो वहीं से ये फल्गु बन जाती है, फल्गु। उसके बाद फिर एक क्यूल नदी है, इसमें भी बहुत कम ही पानी रहता है, और ये एक अजय नदी है, ये जमुई के आसपास से निकलती है। तो हम लोग देख लिए कि गंगा नदी का सेक्शन कि कौन कौन सी नदी आकर के मुख्य मुख्य नदी ये है। आज के सेक्शन में इतना मुख्य मुख्य नदी के बारे में जान गए। अब इसकी भी जो सहायक नदी है, अगला सेक्शन में हम वो सब देखेंगे।